नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट क्या किया कि हंगामा मच गया। आपने देखा कि कैसे लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य ने उपेंद्र कुशवाहा को पहचानने से इनकार कर दिया था। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलएम प्रवक्ता राहुल कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं राहुल जी कि आप तो रोहिणी आचार्य को जानते हैं ना। वो तो साफ साफ कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा कौन कौन उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं रोहिणी आचार्य जी को नहीं जानता हूँ। अच्छा। मैं जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि जब उन्होंने लोकसभा चुनाव हारा तो उन्होंने जब सिंगापुर जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि 14वें दिन वो पटना में होंगी। मुझे लगता है कि जिस जनता को उन्होंने तय किया है कि ये हमको सदन में भेजने का काम करेंगी, उन लोगों के बीच आने में कई महीने उनको लग गए। अच्छा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को पूरे बिहार की जनता जब जहां जिस रूप में चाहती है, चाहे सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, चाहे जुडिशरी में गरीब ब्राह्मण से लेकर के हर गरीब गुरबा को कैसे न्यायपालिका में जगह मिल सके उसकी लड़ाई हो, चाहे शिक्षा को लेकर के बिहार के अंदर लड़ना हो, या किसानों को लेकर के सदन के अंदर सदन के बाहर कोई सवाल उठाना हो, या किसी ऐसे परिवार में जहां कोई अचानक से कोई ऐसी घटना घट गई हो जहां उनको लगा हो कि हमको इस परिवार को एक कदम आगे बढ़ करके आंसू पोंछने का काम करना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा हर उस जगह पर मौजूद रहे हैं। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीते हुए हैं या चुनाव हारे हुए हैं। उन्होंने 24 घंटे 7 दिन 365 दिन पिछले कई वर्षों से या कहिए कि कई दशकों से उन्होंने अपना जीवन लोगों के बीच बिताया है। तो उस रोहिणी जी को कैसे पता चलेगा कि ये उपेंद्र कुशवाहा कौन है? क्योंकि वो आम लोगों के बीच रहते हैं और वो सिंगापुर के आलीशान महल में रहती होंगी। ये वोट और सदन के लिए भले लोगों के बीच आ गई थी, ठीक है, इसलिए वो ना पहचानती हो तो भाई इनका उसमें दोष नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो दौर उनके पिताजी का भी था। ये तो गरीब गुरबा नेता है, उनकी इतनी हनक नहीं रही है। उनको पता है कि कैसे उनकी शादियों में लेकिन राहुल जी, उनकी शादियों में लालू जी पटना के शोरूम से दर्जनों गाड़ियां उठा लेते थे। अच्छा, ठीक है, गंभीर आरोप लगा रहे भाई हैं, गंभीर बड़ी बात कह रहे हैं। आरोप की क्या बात है? ये तो रोहिणी जी को पता होगा, यानी कि रोहिणी आचार्य पर आप तो उनके परिवार में इतने भाई शानदार लोग भी रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ उपेंद्र कुशवाहा? एक बात बताइए कि ये पूरा बवेला जो है वो शुरू कैसे हुआ है? आखिर ऐसा क्या कह दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने कि पूरा बखेड़ा शुरू हो गया? देखिए, कोई बखेड़ा की बात नहीं है, बात सीधी। कौन सा ऐसा ट्वीट कर दिया? बात सीधी सी है। लालू जी ने जो ट्वीट किया, बिहार इज इक्वल टू बलात्कार, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी बिहार के अंदर बेटियां जितनी सुरक्षित महसूस करती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटनाएं नहीं घटती हैं, लेकिन जितना प्रोएक्टिव तरीके यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो 112 नंबर से हो, चाहे वो त्वरित एक्शन के लिए 24,000 25,000 सिपाहियों को लगाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या महिलाएं जितनी सुरक्षित आज महसूस करती हैं। समरीन जी, आप भी पटना की रहने वाली हैं, आपको भी याद होगा पढ़ने के दिनों में उनके पिताजी के शासनकाल में या उनके माताजी के शासनकाल में कई दर्जन बेटियों की लाशें मिली हैं, उनके साथ घटनाएं हुई हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार जी ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि बिहार के अंदर कैसे बेटियां सुरक्षित रहें। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्या कर दिया कि रोहिणी आचार्य ने पहचानने से? मैं वही बात मैं कर रहा हूँ, एनडीए के राज में बेटियों को कैसे सम्मान मिले, इन्होंने हर प्रयास किया। लेकिन बिहार के सपने को कुचलने के लिए, अपने युवराज को सत्ता में लाने के लिए बिहार की अस्मिता से खेलने का काम किया लालू जी ने। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब उनके जैसे सीजन लीडर, सम्मानित लीडर अगर फेसबुक पर, ट्विटर पे अगर ये लिखता हो 32 बार बिहार इज इक्वल टू बलात्कार, तो बिहार के अंदर आ रहे निवेशकों को वो डराते हैं, बिहार के अंदर पैदा होने वाली हर बेटी को डराते हैं। हमारी सरकार एक तरफ उनको स्वावलंबी जीवन तय करना चाहती है। उपेंद्र
कुशवाहा जी ने भी ट्वीट कर दिया हाँ, निश्चित तौर पर ट्वीट इसी पर किया ना उन्होंने। हंगामा मच गया, हंगामा सियासत गर्मा गई। उनके दिल में सीधे चोट लग गई कि गाड़ी उठा लेने वाले परिवार पर कैसे ये बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जी, जी। इसलिए सीधी बात है, इसमें कोई हाँ। बहस नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया, मैं आपको बता दूं राहुल जी, मैं आपको बता रोहिणी जी दूं कोई राजनीति जमीन से नहीं किया उन्होंने, हाँ। वो लालू जी की बिटिया है, ठीक है। इसलिए उनको छपरा से टिकट मिला। अच्छा। इसके अलावा उनके पास कोई कैंडिडेचर होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिवाय इसके कि वो 4 ट्वीट करना जानती हैं, और वो इसलिए भी ट्वीट उनका चल जाता है क्योंकि वो लालू जी की बिटिया हैं। अच्छा। इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की पहचान आज से 30 साल पहले सीएम हाउस में अपराध की पटकथा लिखी जाती है, बड़ी बात कह दी थी कुशवाहा। देखिए, हम तो उन्हीं के गठबंधन में एक दल है कांग्रेस, और उसी में एक रिटायर्ड कहिए या वीआरएस उन्होंने लिया था, एक आईपीएस थे अजय जी। इस तरह के कई किस्से मैंने सुने हैं, और भी कई आईपीएस के किस्से मैंने सुने हैं कि अपराधियों को खोजते खोजते मुख्यमंत्री के दरवाजे तक लोग आईपीएस पहुंच जाते थे। अच्छा। तो उस परिवार में उनके जो राबड़ी जी की जो भाई हुआ करते थे, वो अपराधियों को लेकर के गाड़ियों में घुमा करते थे, और उनको मुख्यमंत्री निवास ले जाते हुए या निकलते हुए दिख जाते थे। पुलिस भी सहम जाती थी, जनता तो खैर डरी हुई थी ही। यानी कि आप भी बमक गए। अच्छा, एक बात बताइए कुशवाहा जी की, ठीक है, एक बात बताइए। जानिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे बहुत ही सम्मानित नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप, एक भी अपराध का आरोप उन पर आप नहीं लगा सकते हैं। जो उनके राजनीतिक विरोधी भी हैं, वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी 3 चीजों से समझौता नहीं करते। जीरो टॉलरेंस में 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्राइम और करप्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कुशवाहा जी की यात्रा, एक यात्रा संपन्न हो चुकी है और दूसरी यात्रा की शुरुआत कब से होगी, और पहली यात्रा कैसी रही? देखिए, शाहाबाद के कुछ हिस्सों में और छपरा में कार्यक्रम हुआ और समापन हुआ पहले दौर का। चूंकि अब दुर्गा पूजा नवरात्र का समय हो गया है, तो पहला कार्यक्रम जो पहला दौर रहा, निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार, और यात्रा का पहला हम लोगों ने कभी नहीं समझा था कि इतना शानदार रिस्पांस मिलेगा। रिस्पांस बहुत शानदार रहा, और आपने देखा कि वहां पे जो आरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो जदयू के लीडर भी उसमें थे, एनडीए के कई लीडर्स थे, भगवान बाबू भी थे। तो मुझे लगता है कि शाहाबाद के अंदर जो पार्टी, जो एक मजबूती चाहिए एनडीए को, उसमें हमारे नेता बहुत सफल हुए हैं। दूसरे दौर का जो कार्यक्रम और तीसरे दौर का जो कार्यक्रम है, वो दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच का है। उसमें शाहाबाद का जो कुछ हिस्सा है, और उसके अलावा सीतामढ़ी तक चंपारण के इलाके को लेते हुए उन सब को लेकर के दूसरा और तीसरा कार्यक्रम होगा। और फिर छठ के बाद जो है बाकी फिर बिहार के जो हिस्से बच जाएंगे। मैं ये बहुत उत्साह से मैं ये बात, मैं बहुत अच्छे से मैं ये बात समझता हूँ, कह सकता हूँ कि जो रिस्पॉन्स मिला वो हमारे नेता के प्रति सम्मान भी दिखाता है, यानी कि काबिले तारीफ था। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप लोगों ने भी कवर किया है, यहाँ से अरवल तक का जो सफर था, या जो छपरा में जो समापन हुआ, मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोगों को ये लगता था कि साजिश करके जिस उपेंद्र कुशवाहा को खत्म कर देंगे, लेकिन जो जनता के दिलों में उतर चुका है, उसको कोई साजिश नहीं हरा सकता। हरा सकता है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि 2 तारीख वाला कार्यक्रम देखा होगा, रात में नींद तो नहीं आई होगी राहुल जी? देखिए, मुझे मतलब मैं गजब की भीड़ थी। मैं हंसी आती है मुझे इस पर। देखिए, अच्छा, 2-3 चीज है अपने आप पर जी। हंसी नहीं, मुझे नहीं जी, मुझे इस पूरे कार्यक्रम पर हंसी आती है। गजब का कार्यक्रम था, भव्य इंतजाम था, कहाँ से लोग आए हैं? 2-3 बात मैं कहूंगा इसको लेकर के। पहली बात तो कि गांधी जयंती का दिन था, ठीक है, और देश और दुनिया में पहली बार ऐसी कोई घटना घटी होगी कि जिन्होंने हमेशा शराब को परहेज करने के लिए कहा, उनके जन्मदिन पर उनका बैनर पोस्टर लगाकर पहली बार कोई पार्टी शराबबंदी को खत्म करने का ऐलान कर रहा हो, और नारा गढ़ रहा हो कि शराबबंदी खत्म करेंगे और शिक्षा सुधार करेंगे। भाई, मुझे लगता है कि इस आजाद भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इससे बड़ा अपमान प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी का अपमान कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल।
और मैं क्या प्रशांत किशोर जी से मैं 2-3 बात मैं पूछना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस तरह से उन्होंने ग्लोरीफाई किया है शराबबंदी को खत्म करने को, क्या वो अपनी पार्टी के सदस्य को या सक्रिय सदस्य बनाने के फॉर्म पे क्या वो ये लिखेंगे कि आप शराब का सेवन करिए और इससे आने वाले फंड से मैं शिक्षा सुधार करूंगा? क्या वो ये लिखेंगे? जब उन्होंने मंच से इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, तो क्या वो सदस्यता फॉर्म पर ये चीज लिखेंगे? आपको मालूम है सदस्यता फॉर्म किसी भी पार्टी का आप उठाइएगा, उसमें 2-3 चीजें भारतीय संविधान के अनुसार आप धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, आप वर्ग लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, आप मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, ये तमाम लिखी हुई होती हैं। एक कोरम होता है। तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल है। और क्या इन्होंने चुनाव आयोग को जो एफिडेविट या जो संविधान सबमिट किया है, क्या उसमें इस बात का जिक्र किया है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या सदस्य जो भी होंगे वो शराब का सेवन करेंगे, मादक पदार्थों का सेवन करेंगे और इससे आने वाले फंड से मैं बिहार का विकास करूंगा? क्या उन्होंने कहा ये चीज? अच्छा। दूसरी बात, इन्होंने कहा राइट टू रिकॉल। भारतीय संविधान में अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि राइट टू रिकॉल हो। कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। इन्होंने कहा, देखिए ये जनता को भरमाने का काम कर रहा है। अच्छा। ये बिल्कुल जनता को बेवकूफ बना रहे, यही बात तो एक बहुत सिंपल सी बात मैं पूछता हूँ कि आरएलएम का और आरजेडी का सुर मिलने की बात नहीं है। रोहिणी जी देखिए बहुत बड़ी चीज है, मैं बहुत साधारण कार्यकर्ता हूँ, मुझे उनसे तुलना मत कीजिए, ठीक है? सिंगापुर कहाँ और कहाँ मैं छोटे शहर का। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उपचुनाव में फेंक नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले राइट टू रिकॉल, आपका अगर कोई विधायक चुना जाएगा, सांसद चुना जाएगा, कानूनी तौर पर आप उसको पार्टी से निकाल सकते हैं, आप रिकॉल नहीं कर सकते हैं। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता अभी तक। क्या आपके पास ऐसा कोई प्रावधान है जिससे आप राइट टू रिकॉल कर सकेंगे? कह रहे हैं कि संविधान आने दीजिए, फिर बात करेंगे, तब देखिएगा, तब करिएगा। क्या बिहार का मुख्यमंत्री, क्या बिहार का कोई दल संविधान संशोधन कर सकता है? नहीं, अपने पार्टी का नहीं कर सकता। वो कैसे रिकॉल करेंगे? वो मुझे बताइए। वो कह रहे हैं कि पहले आने तो दीजिए, पहले आने तो देखिए, मैं यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ। वही केजरीवाल जी कहते थे मैं बिना वेतन लिए काम करूंगा, और उनका टॉयलेट का सीट भी सोने का था। करोड़ों रुपए उन्होंने उस महल को बनाने में लगाया, ठीक है? और आज स्थिति ये है कि लुटियन संविधान आया भी नहीं है कि हड़कंप संविधान आया नहीं है। सुनिए, जब कोई स्वराज का संविधान आया भी नहीं है। समरीन जी पहले कानून समझिए। जब कोई पार्टी रजिस्टर होती है, उनका संविधान पहले मेरी बात सुन तो लीजिए, आप फिर वही बात आप जब कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है, पहले आपको चुनाव आयोग में पार्टी का संविधान देना होता है। अच्छा। अगर आपने कहा कि हम राइट टू रिकॉल करेंगे, ठीक है, आपने उसमें दर्ज किया, तो आप उस संविधान को लाइए जो आपने चुनाव आयोग में दिया, और क्या आपको संवैधानिक और कानूनी अधिकार होगा इस बात का? इसका मतलब आप जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि बिहारी की तरह पीछे तो नहीं हट जाओगे। बिहार रेजिमेंट, बिहार के आईएएस, बिहार के आईपीएस, बिहार के डॉक्टर्स, बिहार के वैज्ञानिक, बिहार के इंजीनियर्स, बिहार के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स देश के हर कोने को गौरवान्वित कर रहे हैं। बिहारी पना के एहसास के साथ इन्होंने राज ठाकरे की तरह, इन्होंने दूसरी पार्टियों के नेताओं की तरह पूरी तरह से बिहार की अस्मिता से उन्होंने खेलने का काम किया। उस दिन जिस तरह से उन्होंने कहा बिहारी की तरह पीछे तो नहीं हट जाओगे, इसका मतलब क्या है? इनको बिहार और बिहारीपन का जो भदेशपना है, इससे इनको शर्म आती है। चलिए ठीक है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है राहुल जी। मैं अंतिम बात में कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कार्यकारी अध्यक्ष, आपने कहा अनुसूचित जाति से कार्यकारी अध्यक्ष, आपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, आपने पार्टी की घोषणा की, आपने कहा 1 करोड़ सदस्य होंगे, आपने कुर्सियां लगा दी। ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। अध्यक्ष तक नहीं बना पाए, कार्यकारी अध्यक्ष, वो भी सीमित समय के लिए।
तो अच्छा। सिर्फ वोट लुभाने के लिए। चलिए एक आप आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल ये बताइए राहुल जी, अभी तो आप काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए कि शराबबंदी लागू करके तो फंस गए हैं आप लोग। क्या लगता है जिस तरह से शराबबंदी को बार बार बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी समीक्षा करेंगे, वापस लेंगे, शराबबंदी हटाएंगे? देखिए, कोई भी कानून को जब जी। लागू किया जाता है हाँ। तो ये कहना नहीं संभव है कि 100% इफेक्टिवली वो लागू हो सकता है। ठीक है। लेकिन हाँ। आज बिहार के अंदर अगर आप उस रैली में भी गई हैं, तो वहां अगर महिलाओं से अगर बात किए होंगे तो उन्होंने एक बात जरूर कहा होगा कि घर के अंदर या घर के बाहर कोई शराब पी करके किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकता है, किसी महिला को प्रताड़ित नहीं कर सकता है। ठीक है। ये इस कानून का सबसे बड़ा सबक है हाँ। कि महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा था या सड़कों पर चलने वाली लड़कियों के साथ या क्राइम में जिस तरह की भागीदारी थी, दारू पी करके, शराब पी करके, वो कम से कम आज बिहार में ये चीज आपको नहीं। शराबबंदी रोल बैक होगी, बिल्कुल नहीं रोल बैक होगा। समीक्षा होगी बिहार शराबबंदी की की। जो लोग रोल बैक की बात कह रहे हैं वो बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, बड़ी बात कह दी है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।